Hello everyone, welcome you all. Today we are going to start our new chapter. That name is changing profit sharing ratio among the existing partner. So we will going to start this chapter by explaining the object of this chapter. And the object of this chapter is to make you aware that you should know that what the changes rise in existing partner after the reconstitutions. So before starting this chapter, we should understand what the exactly meaning of reconstitution. The reconstitution means changes in the agreement. As you earlier known very well that the partnership based on the agreement. Yeah, partnership is the result of agreement which is signed between the partners. So when the reconstitution rises, it makes the end of all the existing agreements among the partner and start up a new agreement among the partner. यानी पार्टनर्स के बीच में पिछला रिलेशन जो भी उनके प्रॉफिट का होता है वो खत्म हो जाता है और एक नया रिलेशन शुरू होता है पार्टनर्स के बीच में. Why this may be happen? This may be happen due to the many cases. The main and common circumstances which rise and make the reasons of reconstitution is first that the admission of a new partner. It may be the reasons to reconstitution of the firm, and second, retirement of the existing partner. It also become the reasons of reconstitution of the firm, and third, death of the partner, and next the dissolution of the firm, and maybe the amalgamations of two firms. यानी दो फर्म के मिल जाने पर, किसी पार्टनर के चले जाने पर, किसी पार्टनर के मर जाने पर, किसी नए पार्टनर के आने पर जो फर्म का रिलेशन, फर्म के बीच में पार्टनर्स का जो रिलेशन चेंज होता है उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, किन चीजों को लिखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन अकाउंटिंग इन दिस चैप्टर, जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न. सर गोइंग टू डील विद द 5 पॉइंट, यानी इन 5 पॉइंट्स के हम लोग क्या अकाउंटिंग करने वाले. सबसे पहला हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. हम ये पता करेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होने की वजह से कौन कौन से पार्टनर ऐसे हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे पार्टनर हैं जो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट होने की वजह से, यानी फर्म के एग्रीमेंट बदलने की वजह से कौन कौन से ऐसे हैं जो गेन कर रहे हैं. पहली चीज हम ये करेंगे. दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी गुडविल है कितनी. तो दूसरा क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने की वजह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी गुडविल कितनी हुई है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ, किस किस चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बार बार यहां पर आएगा जिसको आपको ट्रीटमेंट करना होगा. यहां पर ये इतनी बातें होंगी. डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नेक्स्ट में आपका हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर गुडविल. फिर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जो रिजर्व होगा एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ठीक है. फिर फोर्थ आपका हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर आपको ये सारी चीजें करनी है. अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करना होगा, यहां पर रीवैल्यूएशन करना होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल. ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, इन पूरे चैप्टर में आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नेक्स्ट में आपको अकाउंटिंग करनी होगी ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की, कि गुडविल कितनी है. नेक्स्ट में आपको अकाउंटिंग करनी होगी अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, कि ये कितना है, इसका एडजस्टमेंट करना होगा. नेक्स्ट में आपको करना होगा अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू रीवैल्यूएट हुई है उनकी दोबारा से वैल्यू निकालेंगे कि कितनी वैल्यू अब बची है, उसकी अकाउंटिंग यहां पर करेंगे और कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की. तो हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए एंड बी पर द पार्टनर. सबसे पहले हमें जानना है कि न्यू रेशियो क्या होता है. ए एंड बी पर पार्टनर है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1. तो न्यू रेशियो की बात होगी तो ये हमारा फर्म का ओल्ड रेशियो होगा.
अब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जा रही है विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 से हमने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, फर्म के कुछ एग्रीमेंट को चेंज किया है और हमने डिसाइड किया है कि अब हम जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा, प्रॉफिट या लॉस का, उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब 1:1। तो ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो और ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा था और न्यू रेशियो आपका कम हो गया है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर मेरा पहले तो ज्यादा था अब कम हो गया है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होगा। आप कब सैक्रिफाइस करेंगे, जब आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, ज्यादा से ही कम माइनस होता है ना बेटा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये बात हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप गेन कब करोगे, तो आप बोलोगे ये दोनों लर्न करने का तरीका है ताकि नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूं गेन कब करेंगे, तो आप कहेंगे सर गेन तो मैं तब करूंगा जब मेरा नया वाला रेशियो ज्यादा हो, न्यू रेशियो ज्यादा हो, तो ज्यादा से कम होगा और हमारा न्यू रेशियो ज्यादा होगा और ओल्ड रेशियो इससे माइनस हो जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो माना जाएगा कि हमने गेन किया है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इसको लर्न करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लोग इस तरीके से लर्न करते हैं। गेनिंग रेशियो एन से खत्म हो रहा है तो एन से हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और अगला रेशियो उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो गई ओल्ड रेशियो की और न्यू रेशियो की। तो न्यू रेशियो आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और प्रॉफिट ड्यू टू द चेंजेस। एक एक पार्टनर्स का इंडिविजुअल आप बताइए, ये नोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल आप बताइए कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस किया है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वो सम माइनस हो जा रहा है सही से, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसी क्वेश्चन के जरिए। हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 का और न्यू रेशियो दिया है 1:1। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 and 1 का सम क्या होता है 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 and 1/3। 1 and 1 का सम क्या होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 and 1/2। ये हो गया ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। सबसे पहले हम कोई भी एक रेशियो का फॉर्मूला निकाल लेंगे। हमने निकाला सैक्रिफाइस का, सैक्रिफाइसिंग। अभी हमने सीखा था सैक्रिफाइस हम तब करेंगे जब मेरा ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्लियर है सभी को, हो भी रहा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड रेशियो को लिखेंगे फिर न्यू रेशियो को। तो ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस 1/2, ये ओल्ड रेशियो हो गया ए का। ठीक है, तो ए का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस करने पर 3, 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6 4 माइनस 3 यानी 1/6। देखिए इजीली माइनस हो जा रहा है, इसका मतलब माइनस होने के बाद इसका मतलब पक्का ए जो है वो क्या कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि हमने सैक्रिफाइस का फार्मूला लगाया था। अब बी में भी सेम फार्मूला लगा के देखेंगे आप, ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बी में भी सेम लगाकर देखेंगे, अगर वो माइनस होता है तो सैक्रिफाइस करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, गेन करेगा। दो पार्टनर के केस में एक ट्रिक भी होती है कि जितना एक बंदा सैक्रिफाइस करेगा, डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अगला उतना ही, जो सैक्रिफाइस करेगा तो अगला उतना ही गेन ही करेगा, यानी इक्वल होगा दो पार्टनर के केसेस में। लेकिन कई सारे पार्टनर हो जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अगला में ओल्ड हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 6 हो गया 2 माइनस 3। अब देखिए माइनस नहीं हो रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब माइनस में ना लिखकर हम लोग इसको प्लस नहीं लिखेंगे, जबकि फॉर्मूले को जस्ट चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पर क्या कर रहा था सैक्रिफाइस, तो ये रेशियो किसका होगा, गेनिंग का होगा। अगर मैं बोलूं कि -1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो भी मतलब ये होगा वो माइनस में सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो ये गेन का फॉर्मूला हुआ। अच्छा, इसको मैच भी कर सकते हैं, गेन का फॉर्मूला लगाकर 1/3 ही आएगा। गेन के फॉर्मूले में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। गेन में क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड हो जाता है। देखिए क्लियर हो रहा होगा, गेन का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था आपको कि गेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू इस तरफ हो जाएगा 1 - 2/1/3, सेम चीज होगा, एलसीएम हो जाएगा, ये 3 - 2 हो जाएगा, जस्ट सिर्फ चेंज होगा। तो 1/, देख लेंगे आप, सिंपल में आ जाएगा 1/6। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, 1/6 से क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। तो गेन का फार्मूला लगाकर भी आप देख सकते हैं, या सेम फार्मूला अप्लाई करें। अगर वो माइनस में आ जा रहा है तो माइनस को हटाकर आप लिख देंगे गेन किया है। तो यहाँ पर आपको पता चला ए ने क्या किया, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/6 और बी ने क्या किया, गेन किया 1/6। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। So next topic we are going to cover the goodwill. So first of all we should understand what the goodwill exactly is. तो goodwill exactly है क्या, इसको समझने के लिए सिंपल से एक मीनिंग है। Usually the meaning of goodwill is to denotes the profit rising due to the connection and reputation of the firm या any business। यानी goodwill का मतलब होता है किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की
किसी भी बिजनेस की वो प्रॉफिट जो कि उनके कनेक्शन या रेपुटेशन की वजह से हो सकती है। गुडविल को आप बोल सकते हैं रेपुटेशन, भौकाल वगैरह भी बोला जा सकता है, किसी की इज्जत बोला जा सकता है, यानी कितनी उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, वो गुडविल होती है। एग्जाम्पल गुडविल का ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा चांदनी चौक, मुंबई का चांदनी चौक, वहां पर सब कपड़े की दुकानें हैं लाइन से ए की दुकान है, बी की दुकान है, सी की दुकान है, डी की दुकान है, सबकी सेम दुकानें हैं, सब एक ही काम करते हैं, सब कपड़े का काम करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर 4 लाख रुपीस कमा रहे हैं, ये 8 लाख रुपीस कमा रहे हैं, ये 6 लाख रुपीस कमा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं 18 लाख रुपीस कमा रहे हैं। तो 18 लाख रुपीस जो इनकी सेल आ रही है, यानी सेम बिजनेस करने के बाद आप देखेंगे लगातार इनकी जो सेल 18 ज्यादा आ रही है, 18 लाख। तो इनकी जो एवरेज सेल है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सब एक ही काम कर रहे हैं, सभी जगह एक ही जैसे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सेल इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी गुडविल ज्यादा होगी। दैट मीन्स इनका कनेक्शन अच्छा होगा या इनकी रेपुटेशन अच्छी होगी। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि यहाँ पर गुडविल के कितने टाइप हैं और गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप जानेंगे किसी की गुडविल, कैसे आप जानेंगे कौन सी फर्म कितनी भौकाली है, कैसे आप जानेंगे कि इस फर्म की या इस कंपनी की कितनी रेपुटेशन है, वो कौन से तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेथड समझने वाले हैं, द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। सो लेट्स गेट स्टार्ट दैट द मेथड्स बाय व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ एनी फर्म। तो कौन कौन से मेथड है सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यूजुअली देयर आर 3 मेथड है। सबसे पहले क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो 3 तरीके हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 तरीके हैं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हम किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि उसने पास्ट सम ईयर में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। सपोज करो अगर मैं आपकी बात करूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, अगर मुझे आपकी गुडविल देखनी है तो हम कैसे गुडविल देखेंगे, हम आपके लास्ट के 5 ईयर, आप मुझे 5 साल का प्रॉफिट बताएंगे और 5 साल के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सपोज करिए आपने 5 साल में लगातार 5 लाख ही कमाए थे, तो 25 लाख हुए, हम 5 से उसको डिवाइड करेंगे और एवरेज पता करेंगे आपकी सेल कितनी है। जितनी आपकी सेल है, जितनी आपकी इनकम है, उतनी ही आपकी गुडविल मानी जाएगी। तो एवरेज मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब नाम से ही क्लियर है कि हम देखते हैं कि वो कितना एवरेज, यानी उसका एवरेज क्या आ रहा है, माइलेज क्या आ रहा है उसके प्रॉफिट का। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा हुआ गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट अ 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर। ये कह रहे हैं कि हम किसी की गुडविल खरीदने वाले हैं 3 सालों के लिए। तो पहले तो गुडविल हम पता करें कि उसकी गुडविल क्या है, फिर हम बताएं कि 3 साल की उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी गुडविल है क्या। लिखा हुआ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च एज एंड अंडर। तो नीचे दिया हुआ है उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है। 2011 में देखिए 2011 में उसका प्रॉफिट हो रहा है 50,000, यानी ये प्लस है, प्रॉफिट की बात है, प्लस है इसका मतलब। दूसरा उसके बाद 2012 में 20,000 आपका लॉस हुआ है, लॉस, यानी 2012 के बाद भी यहां पर ऐसे बनाकर चल सकते हैं कि 2012 के बाद आपके पास जो बचा वो 30,000 प्लस में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 13 में क्या हुआ आपका 10,000, फिर आपका प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब अब आप कितना पहुंचे, अब आप 10,000 इसमें और ऐड करेंगे तो अब आपका हुआ जाए 40,000, ठीक है। फिर इसके बाद 14 में फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है और 60,000 का हो रहा है। इसका मतलब अब आपके पास जो अमाउंट आ गया, वो गुडविल जो प्रॉफिट आ गया वो 1 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या है 2015 में फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है 80,000 का, यानी इसका मतलब अब आपका प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया 180। जब 80 इसमें ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इतना प्रॉफिट आपने कमाया कितने सालों में, 1 2 3 4 5। अगर मैं पूछूं कि बताइए एवरेज प्रॉफिट आपका क्या है, या एवरेज, क्योंकि गुडविल ही कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, इन सारे सम को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल, पहले टोटल लास्ट ईयर सारा प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करके आएगा। तो 180 अगर आप प्रॉफिट पा रहे हैं 5 ईयर में, तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। ये 36,000 इसकी क्या है एवरेज गुडविल। अब फिर क्या करने वाले हम लोग, इसको
इसको हम लोग कितने ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 ईयर के लिए हमने परचेज किया, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 ईयर के लिए परचेज कर रहे हैं ना इस गुडविल को, इस फर्म की, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसका आ जाएगा एवरेज गुडविल मेथड। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 1,08,000, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप कि चीजें क्लियर होंगी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। ये पहला तरीका हुआ गुडविल को कैलकुलेट करने का, जो कि हम एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू दैट कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज डिनोट by the taking the profit in last 5 year or 2 year or 5 year, 6 year, 7 year, the year which is given in your questions. You have to divide it all the profit by those year which will be mentioned in the question. तो क्वेश्चन में वो दिए होंगे, आपको क्या करना है, सारे प्रॉफिट को ऐड कर देना है, लॉस अगर होगा तो उसको माइनस कर देना है, इस बात को ध्यान देना है, और 5 से या जितने भी ईयर होंगे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यही एवरेज गुडविल हम जिसको कह सकते हैं, और ये गुडविल जितने टाइम के लिए परचेज की जा रही है, जितने ईयर के लिए उतने ईयर से मल्टीप्लाई करके हम जान पाएंगे कि अब फिलहाल उस फर्म की जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड से हम लोग समझ रहे हैं। The one more thing you have to understand to calculate these average method, अगर इस जगह पर कोई भी आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होगा, आप मुझे खुद बताइए, जो ओकेजनली ऐसा जो प्रॉफिट ना हो, क्या उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट मानेंगे? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, उस प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में नहीं मानना चाहिए। सपोज करो मैं अगर अपनी गुडविल की बात करूं, तो मुझे आपको अपनी गुडविल बतानी है, लेकिन जैसे ही मैं आपको अपनी गुडविल बताने आ रहा था, सपोज करो उसी दिन मुझे एक चेक मिल गया वो 1 करोड़ का, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पास 1 करोड़ का और बेनिफिट है और प्रॉफिट है, मेरी गुडविल बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत महंगे, बहुत ज्यादा प्राइस में आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले आओ और मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म का मेरे गुडविल के हिसाब से खूब प्रॉफिट देना। आप बोलोगे सर ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है आपका ना, ये आपके बिजनेस की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, ये तो ओकेजनली हो गया, ऐसा नहीं होता था। तो दैट मीन्स क्या आप उस प्रॉफिट को ऐड करेंगे? बताइए आपके समझ में क्या आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है सर ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है और इसे बिल्कुल ऐड नहीं किया जाना चाहिए, इसका आपकी गुडविल से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि एबनॉर्मल प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा, तो आप बोलिए क्या एबनॉर्मल लॉस आप मेरे लॉस से माइनस कर दोगे? अगर नहीं एबनॉर्मल लॉस है, सपोज करो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ एक्सीडेंट हो गया और मेरे कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए, वहां पर मेरा लॉस हो गया, तो आप क्या मानेंगे मेरी गुडविल खराब है क्योंकि मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो गए, मेरे पास पैसे कम बचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट होगा, यहाँ पर ये सारी बातें लिखने के बाद अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट माना जाता है। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कुछ भी दिया होगा, 10,000 सपोज के लिए दिया होता, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग इससे माइनस कर देते, अभी हो जाता 170। और अगर यहाँ पर लिखा होता एबनॉर्मल लॉस, ऑलरेडी दिया होता कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था फर्म को 30,000, तो आप इस 30,000 को माइनस नहीं करेंगे, आप कहेंगे 30,000 उसको लॉस हुआ था ना, उसको यानी माइनस करके मत दिखाओ, उसको प्लस करके ही दिखाओ। तो इस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट होगा तो बेटा उसको ऐड किया जाएगा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कि अक्सर नहीं होते, फर्म में होने की वजह से, लॉस होने की वजह से आप किसी की गुडविल को कम नहीं समझ सकते, और एबनॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से आप किसी गुडविल को, किसी भी फर्म की गुडविल को या किसी भी पर्सन की गुडविल को बहुत अच्छा नहीं समझ सकते। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, नेक्स्ट मेथड समझते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। तो स्टार्ट करते हैं। So next we are going to start weightage average profit method. This method is the modified version of average profit method. As per this method, each year's profit is assigned a weightage. So start. Weightage average profit method. We can say that the weightage average profit method is the modified version of the last average profit method. यानी सेम कैलकुलेट तो उसी तरह किया जाएगा, लेकिन कुछ एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक अपडेट वर्जन है, तो ये एक प्रोडक्ट मेथड की तरह आएगा। यहां पर इन दिस मेथड वी आर गिविंग ईच ईयर प्रॉफिट अ वेटेज, एक नंबर ऑफ वेटेज देते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एकदम स्टैटिक्स की तरह है, या जैसे हम लोगों ने लास्ट में प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था वही सारी चीजें। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के जरिए कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, 2011, 12 और 13, 14, 15 का, और लिखा हुआ है लास्ट में कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। 2 सालों की गुडविल आपको बतानी, यानी 2 इयर्स की आप कैलकुलेट करेंगे कि 2 सालों की गुडविल कितनी होगी। लेकिन उस गुडविल को सबसे पहले आपको क्या करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको जानना है।
तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ईयर लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन और आंसर एक साथ लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 2011 में उसका प्रॉफिट हुआ था 43, ये आपका क्वेश्चन हुआ। दूसरा दिया हुआ था 2012 में आपका प्रॉफिट हुआ था 50,000, ये क्वेश्चन ही है, इसी में हम आंसर भी लिख देंगे। फिर 13 में लिखा हुआ है, 13 में आपका प्रॉफिट हुआ था 52,000। फिर उसके बाद 14 में आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो 65,000 हुआ था। फिर उसके बाद 15 में जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 85,000। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग हर एक प्रॉफिट को एक वेटेज देते हुए चले जाते हैं। यहां पर लिखा जाएगा ईयर, ये हो गया प्रॉफिट, और यहां पर हो जाएगा वेटेज। इसको देंगे वेटेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इन सब के वेटेज को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर प्लस कर देंगे। तो 5, 6, 4, 10, 13 to 15, ये हो गया 15 आ गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 43,000, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 लाख, इसका हो जाएगा तो 15 and 3, 15 and 6, तो ये हो जाएगा 1,56,000। ये हो जाएगा 65, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2,60,000। फिर इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 का, तो ये हो जाएगा 4,25,000। अब इन सबको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा 0, 0, 0, 4, 18, और ये हो जाएगा 9। अब हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करते थे कि सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेते थे, सारे प्रॉफिट को एक साथ, ये सारे प्रॉफिट को ऐड करते, और क्या करते, इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते इन सारे प्रॉफिट को ऐड करने के बाद। लेकिन हमने क्या कर दिया, इन सभी को एक वेटेज दे दिया और इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी वेटेज से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेटेज। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे 984,000 डिवाइडेड बाय 15, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 65,600। तो बेटा ये हमारा हुआ वेटेज मेथड से, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट की फर्म की। और इस गुडविल को हम लोग कितने सालों के लिए हमें पता करना है, 2 इयर्स के लिए, यानी 2 साल के लिए हम इसको परचेज कर रहे हैं। तो इसकी टोटल 2 साल में जो गुडविल वैल्यू होगी वेटेज मेथड से वो कितनी होगी, अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल गुडविल, यहां पर लिखेंगे गुडविल, ये तो हमने वो जाना, गुडविल कितनी है, 2 इयर्स के लिए परचेज की जा रही है। तो क्या हो जाएगा 65,600 डिवाइडेड बाई 2, 1,31,200। ये हमारा क्या हो गया, गुडविल 2 इयर्स के लिए, क्योंकि 2 इयर्स का हम लोग देख रहे हैं। तो समझ में आया आपको, एवरेज का सिर्फ मॉडिफिकेशन है। एवरेज में क्या करते थे, बार बार फिर से रिपीट कर दूं, एवरेज में हम लोग सारा प्रॉफिट ऐड करते थे, जितने इयर्स होते थे उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। वेटेज में हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्रॉफिट को एक वेटेज दे देते हैं, और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रोडक्ट को हम लोग वेटेज से डिवाइड करते हैं, और ये निकल आता है क्या कहते हैं, वेटेज प्रॉफिट। और वेटेज प्रॉफिट को जितने इयर्स के लिए परचेज किया जा रहा है उतने इयर्स से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 मेथड हुए। चलिए अब जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम लोग समझते हैं। यहां पर भी वही चीजें याद रखिएगा, अगर यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट है नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमेशा माइनस किया जाएगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, क्योंकि वो आपका लॉस नहीं है, तो उसे ऐड किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे हैं। मेथड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। As it is clear by the name, the super profit method, the method which is going to insist the super profit, not the average profit. Super profit समझ सकते हैं आप, super नाम से क्लियर है, जो ज्यादा profit. So that the meaning, the super profit method, the method by which we are calculating the goodwill is the excess profit of the firm. Firm का जो excess profit होता है, so it is the totally different from the average profit method. So we can say that if any business have no anticipated profit, अगर कोई ऐसा फर्म, ऐसा कोई बिजनेस जिसका एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कुछ भी ना हो, तो हम उसको मानेंगे कि वो फर्म का कोई भी गुडविल नहीं हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा बेसिकली मीनिंग आपको समझ में आ गया, यानी जो ज्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर अभी जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसमें सुपर प्रॉफिट हो सकता है। देखिए सुपर प्रॉफिट का जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट मैंने बताया जो कि आपका ज्यादा प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट में मान लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट बीच में बढ़ गया, तो यहां पर होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस या एक्चुअल प्रॉफिट
या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ करता था। सपोज करो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 5 करोड़ रुपए, जबकि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ रुपए होता था। इसका मतलब हमने कितना ज्यादा कमा लिया, 3 लाख कमा लिया। वही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है कैलकुलेट करने का। अब बात हुई एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सर अभी आपने पहले मेथड से आपको समझाया मैंने, एवरेज दूसरा वेटेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आपको आ गया, वो आप निकाल लेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम मानते हैं जो कि नॉर्मली लिखा होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ लेते हैं, तभी तो हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू मतलब होता है जितना आपने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना उसका बोलेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। सपोज करो अगर आपने बोला, किसी ने बोला कि भैया 2 लाख का अगर कैपिटल निकालो, तो आप 2 लाख का कैपिटल अगर आप फर्म में लगाएं तो 100% आपको उसका 25% मिलेगा। तो ये हो गया 2 लाख और उसका 25, यानी कितना मिलने वाला है उसको मिलने वाला है 50,000 रुपए। क्लियर है? ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट से निकाले और उसको मिल जाए 1 लाख रुपए, तो आप क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट कितना है? सर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। चलिए और इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हम लोग इसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, यानी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट अगर नहीं दिया होता तो सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करते और उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते। लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट फर्म का 70,000 है। इट्स इंक्लूड एज एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी 5,000 रुपीज है। अभी मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करो। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड था, इसका मतलब आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, इसका जो एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा वो 65 ही होगा एवरेज। तो एक चीज आपको पता चल गई, वो एवरेज प्रॉफिट। फिर लिखा हुआ है उस फर्म में, उस बिजनेस में 5,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, इन्वेस्टेड कैपिटल थी। तो और उस पे रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया था। तो मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब सुपर डुपर प्रॉफिट, जब आपके एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मतलब ज्यादा आ जाए, या एक्चुअल प्रॉफिट जो अभी आ जाता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जो नॉर्मली बिजनेस में होते थे, नॉर्मल हमेशा होते, तो नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, यानी ये अमाउंट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस रिटर्न, वो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55,000। कितना आ जाएगा? 55,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया रेट ऑफ रिटर्न से, तो आया 55,000। क्लियर हो रहा सभी को बेटा? ये नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी लिखा था, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैपिटल इन्वेस्टेड और उसका रेट ऑफ रिटर्न। तो 55 को माइनस किया, आया कितना? 10,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब बोला जा रहा है 10,000 सुपर प्रॉफिट को, और हम इसको क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द गुडविल एट द 4 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो कैलकुलेट करना है गुडविल को 4 टाइम करना है, यानी 4 गुना। तो 4 टाइम ये हो जाएगा इसका 40,000। क्लियर है सभी को? कंप्लीट है। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड. Capitalization method is also further classified in 2 types, the by capitalizing the average profit and next by capitalizing the super profit. So in this method of calculating the goodwill, first of all, under this method we have to calculate the average profit. Then after calculating the average profit, we have to access that for earning this average profit, how much capital we have expenses. हम देखते हैं कि ये एवरेज प्रॉफिट पाने के चक्कर में हमने कितने कैपिटल को इन्वेस्टेड किया, एंड अंडर दैट कैपिटल ऑन व्हाट रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट ऑफ रिटर्न पर हमने इसको किया है। और सेम मेथड यहां पर भी अप्लाई होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर दिस मेथड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू असेस दैट अर्निंग दिस सुपर प्रॉफिट हाउ मच कैपिटल वी हैव एक्सपेंस एंड एट विच रेट। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, दोनों में सेम जैसा बनेगा। जब एवरेज प्रॉफिट से करेंगे तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100, और रेट ऑफ रिटर्न क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, फिर रेट ऑफ रिटर्न 100 से रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब यही कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो यहां पर भी क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद 100 और इसको किससे हम लोग करेंगे कंपैरिजन, रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन के जरिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट को पता करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे और जितने भी ईयर दिए हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है 72,000। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, असेट्स और लायबिलिटीज सिर्फ दी हुई है, असेट लायबिलिटीज दिए हुए और कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था क्लास 11 में कि कैपिटल कैसे निकाला जाता है। कैपिटल आप लोगों ने देखिए, अभी यहाँ पर बता देते हैं, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था आपने लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स होता है। अगर मैं बात करूं कि बेटा मुझे ये कैपिटल बताओ कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप क्या करते थे सर, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर पूछा जाना कि कितनी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है तो असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। अगर सिर्फ कोई लायबिलिटीज पूछे कि लायबिलिटीज आपकी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, असेट्स में से अपनी किसको माइनस करेंगे, ये इधर जाएगा तो असेट्स में से कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल बात हुई। फिलहाल हमको यहाँ पर क्या पता करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में या किसी भी प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट पाना होता है तो कैपिटल जानने के लिए हम क्या करते हैं, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीजें दी थी सुपर प्रॉफिट, दूसरे में क्योंकि हमको क्या निकालना है, दोनों मेथड से हम यहाँ पे हमें आपको बताना है। तो पहली चीजें क्या होगी, पहले आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप निकाल क्या सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 72,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न मैंने बताया था कि कैसे करेंगे, जैसे वहां पर 10/100 करते थे तो जस्ट उल्टा होगा। उल्टा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्या नीचे लिखा जाएगा, 10/100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,20,000। ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा हम साथ ही साथ और क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट करना आपको बता दिया कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल में यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है, तो असेट्स और लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। असेट्स है हमारी यहाँ पर 9,70,000 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ये तो एवरेज प्रॉफिट की बात हो गई। एवरेज प्रॉफिट से इस तरह से निकलेगा। अगर सुपर प्रॉफिट निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पर करेंगे 970 से माइनस कितना कर देंगे 4 लाख रुपीज। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 5,70,000। ये आपका हो गया कैपिटलाइज, ये आपका कैपिटलाइजेशन। अब गुडविल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो गुडविल के लिए क्या करेंगे, जो एवरेज मेथड है हमारा, एवरेज मेथड हमारा कितना आ रहा था, एवरेज किया जब आपने तो आया 7,20,000। 7,20,000 में से किसको हम लोग माइनस करने वाले हैं, हम लोग माइनस करेंगे नेट असेट्स को। तो नेट असेट्स हमारी जो आई है वो कितनी आई है 5,70,000, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। तो हमारा ये आ जाएगा 1,40,000। आई थिंक चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये सारी चीजें होंगी जिसको आप रिवीजन करेंगे, सारी कैलकुलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। थैंक यू।